तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बी फार्म सेमेस्टर वन का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उस सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, जनरल डिस्कशन करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सिलेबस का पूरा पीडीएफ है जो कि 189 पेजेस का है। और इसी में आपका जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज सारे डिटेल्स कब कौन से एग्जाम कब होने हैं ये सारे कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे काम का अभी जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो है सिर्फ बी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस। ठीक है, तो बस ये हम लोग आ गए सिलेबस के पास। सारे रूल्स है, कितने मार्क्स के एग्जाम होने हैं वो सारे कुछ है इसमें, इसको भी पढ़ेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, इसको पढ़ने से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, कब कौन सा एग्जाम है, रिजल्ट कैसे बनता है, ये सारा कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये अपना सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का। देखिए आ गया ये सिलेबस जो चैप्टर 2 में दिया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अपने पास है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, पहला सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब इसमें देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले स्कोप लिखा हुआ है। ठीक है, 45 आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे कि 45 आवर्स में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जितना आपको आइडिया लग गया होगा, इसमें हम लोग एक जैसे जो एमबीबीएस करते हैं उन्हें एनाटॉमी अलग से पढ़नी होती है और फिजियोलॉजी अलग से पढ़नी होती है। एनाटॉमी में बुक आती है आपकी बीडी चौरसिया, और फिजियोलॉजी में शंभुलिंगम की बुक पढ़ते हैं लोग। ठीक है, बट यहाँ पे जो बुक चलती है वो रॉसन विल्सन पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक साथ पढ़ते हैं। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें ऑलरेडी आइडिया होगा। जो एनसीईआरटी बुक में फिजियोलॉजी जो दिया हुआ है, क्लास 11 की बुक में जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, फिजियोलॉजी वही होती है। और जितना एनाटॉमी आपको इसमें पढ़ना है उतना एनाटॉमी ऑलरेडी क्लास 12 वाले बुक में दिया हुआ रहता है। इसलिए बोला जाता है कि यदि आप बी फार्म फर्स्ट ईयर में हो तो बी फार्म फर्स्ट ईयर में जस्ट एक्सप्लोर करने का चीज़ है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, 11th तक में पढ़ो। खास करके नीट वालों के लिए, बायो वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि इसमें वही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें यूनिट जो है उसमें क्या बताया गया? इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन एंड स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सब के बारे में बोला गया है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप लोग पढ़े हैं पहले। होम्योस्टेसिस है ना, एना इसमें नया आपके लिए होगा एनाटॉमिकल। ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज होती है, कैसे लेटते हैं, किसको किस पोजीशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में इसमें पढ़ना। दूसरा है इसमें देखिए यूनिट 1 में ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़े हैं, जिसमें सेल वाला चैप्टर जो है अपना क्लास 11 में, उसके बारे में एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब सेल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े हो, उसमें भी दिया हुआ 3 यूनिट है बेसिकली क्लास 11 की एनसीईआरटी यदि आप देखोगे तो। सेल है, सेल साइकिल है, और एक बायोमोलिक्यूल है। तो तीनों जो यहाँ पे है ना, उसी में से यहाँ पे दिया हुआ है। ये सेल जंक्शन वाला चीज जो है आपका टिश्यू टिश्यू करके एक यूनिट है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, नया चीज कुछ कुछ है, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग और पाथवे, ये सब जो है ये सब थोड़ा नया चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इसमें कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग के बारे में दिया है, पैराक्राइन, सिंथेटिक, एंडोक्राइन, ये सब। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ इपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, ये सब आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक में दिया हुआ है। यदि आप उसको पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत मतलब बेसिक आइडिया होगा, जिससे आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। एटलीस्ट आप यदि यही ये चीज़ें जो क्लास 11 में आपने पढ़ी है वो चीज़ों को वहाँ पे लिखेंगे तो उससे भी वैल्यू वैल्यू किया जाता है। और साथ में यदि कुछ एक्स्ट्रा रोशन विल्सन की बुक से पढ़ के लिखते हैं तो उसका भी मतलब अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। इसलिए सेमेस्टर 1 में आपके पास, इफ यू आर नीट एस्पिरेंट, नीट के बाद यहाँ पे नीट में एमबीबीएस न मिलने के कारण यहाँ पे आए हो, तो आपके लिए थोड़ा एक प्लस पॉइंट रहता है कि ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है देखिए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बाद आप जो है इसमें
स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हो बेहतर तरीके से डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बोन, सैलिएंट फीचर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन आप पढ़े हैं, है ना। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सब के बारे में। जॉइंट्स के बारे में पढ़ना होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स एंड इट्स आर्टिकुलेशंस, ठीक है। बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर, ब्लड वाला जो चैप्टर है ना, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देखें सारा कुछ। एनीमिया के बारे में पढ़ना है, हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोपोइसिस, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, जो फैक्टर होता है कैस्केड साइकिल, उसके बारे में। ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना है, आरएच फैक्टर्स, सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, ये सब के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग क्लास 11 में, है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ऑर्गन, टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ सर्कुलेशन, फंक्शन एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इसमें पूरे डिटेल में आपको पढ़ना होगा यूनिट 3 में। सबके लिए डेडिकेटेड आवर्स लिखे हैं कि 10 घंटे में आपको इतना कवर अप कर लेना है। वो क्लास वालों के लिए होता है, पीसीआई के अकॉर्डिंग वो देखा जाता है, ठीक है। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। फिर देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, ये सब क्लास 11 में सुने होंगे ये टर्म्स, बट इनको डिटेल में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। स्पेशल सेंसेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में, आई, ईयर, नोज, टंग एंड दियर डिसऑर्डर्स। इसके बारे में डिसऑर्डर्स तो नहीं पढ़ते हैं, बट आई, ईयर, नोज, टंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है क्लास 11 तक में, ठीक है। फिर आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा पढ़ना है, ये सब पढ़ते हैं हम लोग क्लास 11 में, पक्का श्योर श्योर पढ़ते हैं, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं, बेसिक एनाटॉमी दिया हुआ रहता है एनसीईआरटी में भी। इसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स ऑफ पल्ट्री वेन्स, ये सारी कुछ इसमें क्लास 11 में आप ऑलरेडी पढ़े हो। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रेगुलेशन एंड ब्लड प्रेशर, पल्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये क्लास 11 में आप पढ़े हो। तो ये हो गया पहला एक सब्जेक्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। साथ ही साथ देखें इसका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल से आपको उतना कुछ लेना देना नहीं है, वो लैब में वहाँ पे कराया जाता है। बट कभी कभी प्रैक्टिकल से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, अब जैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट पूछ सकते हैं, सिलेबस में है आपका, ठीक है। तो इसमें से कुछ प्रैक्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसमें से टोटल 10 प्रैक्टिकल आपको करना होता है। तो सारे प्रैक्टिकल से, ये सारे प्रैक्टिकल्स एमबीबीएस वालों को भी करना होता है, या फिर आप बीडीएस ले तो उन्हें भी करना होता है। ईएसआर निकालना है, ब्लीडिंग टाइम कैलकुलेट करना है, क्लॉटिंग टाइम, हीमोग्लोबिन कंटेंट, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये सारे कंटेंट आपको करने होते हैं। यहाँ पे कौन से रिलेटेड बुक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। गाइटन एंड हॉल, ये सब जो रेफरेंस बुक होती हैं, मतलब स्टैंडर्ड बुक जिन्हें बोलते हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं। देखिए आप प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय टोटोरा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। शंभुलिंगम जो बुक में बताया फिजियोलॉजी के लिए आती है, के शंभुलिंगम, पी शंभुलिंगम, जेपी पब्लिकेशन की, वो आप पढ़ सकते हो। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इलनेस बाय जे डब्ल्यू विल्सन, यही रोशन विल्सन बुक है, इसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बुक हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, ठीक है। आते हैं अगले सब्जेक्ट में, और भी बुक्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, ये आपके लिए बहुत न्यू सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट देखो, जैसे डीआई का एग्जाम होता है, या फिर जो भी करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, मतलब समझ रहे हो, ये सब्जेक्ट ना, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ टफ भी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट मतलब एकदम आसान से समझ में आने वाला नहीं है, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशन है, ठीक है। स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का, डिफरेंट एंड टेक्निक। जैसे एक बार मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, उसमें वही बोला गया था कि इंडस्ट्री में ना, मतलब इंडस्ट्री जैसे आप जानते हो, जहाँ मेडिसिन चीजें बन, वहाँ पे वो लोग इम्प्योरिटीज पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, कि उन्हें ये नहीं मतलब है कि 99% आपका सैंपल प्योर है। उन्हें मतलब है कि 1% जो इम्प्योरिटी है वो क्यों है और क्या है। तो वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब्जेक्ट का हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, जैसे जैसे आप जाओगे इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन,
ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। एरर्स के बारे में आप पढ़े हैं, आइडिया है आपको? एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब पढ़े हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है फर्स्ट सेमेस्टर में हमेशा, डिफाइन एक्यूरेसी एंड डिफाइन मीन्स प्रिसीजन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी आप पढ़े हैं क्लास 11 में केमिस्ट्री में। तो फार्माकोपिया के बारे में आप जानने के लिए मिलेगा इसमें, ठीक है। लिमिट टेस्ट क्या होता है। फिर आता है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन आप पढ़े हैं क्लास 12 में, तो ये बेसिक है यहाँ पे, ठीक है। इसमें टाइट्रेशन बहुत सारे होते हैं। अब इसमें धीरे धीरे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन आता है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन सबसे बेसिक है। फिर आता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इस यूनिट में, मतलब इस सब्जेक्ट में हम लोग बेसिकली टाइट्रेशन से ही पढ़ते हैं। फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन आ गया। इसके बाद देखो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया, ये भी अलग है। इसमें दो रूल्स होते हैं, मॉड्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एग्जाम में, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में ये सबसे कंसेप्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर आगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ठीक है। फिर ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन है। तो इनका थ्योरी जितना आपका क्लियर रहेगा ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट और कहीं ऐसे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेडॉक्स टाइट्रेशन दिया हुआ है। रेडॉक्स टाइट्रेशन दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन दिया हुआ है। इसमें सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, ये दो आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री देख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। कि किस तरीके, और इनका प्रैक्टिकल भी आपको करना है। यूनिट 5 है। इसमें सिलेबस में क्या होता है कि हर सिलेबस में 5 यूनिट रहते हैं, ठीक है। पांचों यूनिट मतलब होते हैं दो भाई दोनों तबाही, उसी तरीके से पांचों यूनिट होते हैं, पांचों तबाही यूनिट। बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी। तो ये हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसी का प्रैक्टिकल भी होता है। इसका प्रैक्टिकल बहुत मज़ेदार होता है, आप करोगे। यदि आपको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है तो बेहतरीन प्रैक्टिकल्स होती हैं। इसमें जो बुक्स आती हैं, पैकेट एंड स्टैनले की बुक आती है, प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है। वोगल, इसको फोगल पढ़ते हैं या फिर वोगल बोल सकते हो, बहुत तगड़ी बुक है इनऑर्गेनिक एनालिसिस की, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। बेंटले एंड ड्राइवर्स की एक बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये सारी बुक्स आप पढ़ सकते हो। और लास्ट में जो इंडियन फार्माकोपिया है, ये भी आप पढ़ सकते हो। इंडियन फार्माकोपिया अपने आप में, हर कंट्री की अपनी फार्माकोपिया होती है, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है मेडिसिन के बारे में। जब फार्मेसी फैटर्निटी ज्वाइन करते हो तो फार्माकोपिया के बारे में आप सीखते हो, सुनते हो, समझते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स यार फार्मेसी का जान है, समझ पा रहे? फार्मास्यूटिक्स बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है। इसी से हम लोग सीखते हैं कि फॉर्मुलेशन जो बनते हैं, टैबलेट है ना, टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, तो ये सब बनाने में जो है फार्मास्यूटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये फार्मास्यूटिक्स 1 है, इसी तरीके से फार्मास्यूटिक्स 2, इस तरीके से इसमें आगे पढ़ेगा। और देखो इसमें सबसे पहले यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इसके बारे में दिया है। डोसेज फॉर्म किसे बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पोसोलॉजी क्या है, तो ये सब थोड़ा सही चीज है, ठीक है। पोसोलॉजी मतलब डोज कैलकुलेशन जनरली इसमें होता है, कि एज के हिसाब से क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है पोसोलॉजी के लिए। फिर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसमें, ठीक है। ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ये सब जो भी कैलकुलेशंस है वो इन्वॉल्व है। पाउडर्स देखो, ये भी एक तरीके डोसेस फॉर्म है। डोसेस फॉर्म मतलब किस फॉर्म में आप दवाई को ले रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट है देखो यूनिट 2। यूनिट 2 के बाद आता है यूनिट 3। इसमें बताया गया मोनोफेजिक लिक्विड्स, बाईफेजिक लिक्विड, सस्पेंशन, इमल्सन्स, इस सब के बारे में बताया गया। ये सब आप थोड़े थोड़े टर्म्स क्लास 12 में पढ़े हो, ठीक है। सस्पेंशन के बारे में पढ़े हो, ठीक है। इमल्सन के बारे में जानते हो। बाईफेजिक लिक्विड सिस्टम होते हैं, दो फेज जिसमें दिखे, ठीक है। ऑयल और वाटर को मिलाओगे दो फेज बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर है सपोजिटरीज के बारे में पढ़े हैं यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको फार्मास्यूटिक्स में। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 में, इसमें है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड जैसे ऑइंटमेंट हो गया, टूथपेस्ट है, ये सब आपको सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स का भी प्रैक्टिकल होता है। इस प्रैक्टिकल में आप प्रिपेयर करते हैं, सिरप बनाते हो, ठीक है।
फिर सॉल्यूशन बनाते हो, लिंक टेस्ट बनाते हो, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है प्रिपेयर करते हो। इसकी जो बुक्स आती हैं यहाँ पे देखिए, कार्टर है, ऊपर एंड गन्स की जो बुक है ये बहुत तगड़ी बुक है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के लिए। फिर इसमें इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसमें लैकमैन की एक बुक आती है, वो बहुत तगड़ी बुक है, ठीक है, लैकमैन बहुत अच्छी बुक है। तो इस तरीके से इसमें जो है बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एच सी एंसल, ये सब फार्मास्यूटिक्स की तगड़ी तगड़ी बुक्स हैं। इन बुक्स से आप यदि पढ़ेंगे तो इन्हें क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तो एक अलग ही मजा है स्टैंडर्ड बुक्स अपना पढ़ने का। नेक्स्ट आता है, देखो यार, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसे हम लोग शॉर्ट में पीआईसी भी बोलते हैं। इसमें भी 5 यूनिट है। अब यहाँ पे हम लोग इम्प्यूरिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो टाइट्रेशन, देखो केमिस्ट्री का अभी तक हम लोग को एनालिसिस वाला पोर्शन मिला, वो भी क्या है, वो भी है आपका एनालिसिस वाला जो पोर्शन है ना, वो भी केमिस्ट्री में ही आता है। और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी इसी का पार्ट है। तो इसमें हम लोग इम्प्यूरिटीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फार्माकोपिया के बारे में, इम्प्यूरिटीज क्या क्या है, सल्फेट, क्लोराइड, आयंस, ठीक है। फिर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से कुछ कुछ कंपाउंड को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक। इसमें देखो एसिड बेस एंड बफर्स, एसिड बेस एंड बफर्स, ये सब आप पढ़े हो क्लास 9, मतलब 11 में पढ़े हो, ठीक है। किसको एसिड बोलते हैं, 3 तरीके के एसिड, लुईस एसिड, है ना, और भी अरेनियस एसिड, ये सब के बारे में इसमें पढ़े। नेक्स्ट है मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट जो आपके बॉडी में होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है यूनिट 2 में। डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट्स किसको बोल रहे हैं। इसके बाद यूनिट 3 आता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट में क्या क्या, एसिडिफायर्स हो गया, एंटा एसिड जैसे इनो वगैरह यूज करते हैं, वो सब के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। कैथेरिक कैथेरिक कैथेटिक्स, ठीक है, कैथेटिक्स हो गया, एंटीमाइक्रोबियल्स हो गया, ये सब के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में है आपका एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में पढ़ना है, हिमेटिक्स के बारे में, हिमेटिनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट्स के बारे में, एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में पढ़ना है, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये होता क्या है, एस्ट्रिंजेंट्स में ये 2 कंपाउंड के एग्जांपल दिए हैं, इनका प्रिपरेशन, ये सारे कुछ इसमें इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में यूनिट 5 में पढ़ना है। रेडियो फार्मास्यूटिकल बहुत रेयरली पूछते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। रिसेंट में डिस्कवरी चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा, कैंसर वैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी पैट के एग्जाम में, गेट में नहीं पूछा जाता, बट डीआई के एग्जाम में पूछा जाता है लिमिट टेस्ट। क्लोराइड के लिए, सल्फेट के लिए होता है, इसके लिए एक सिलेंडर यूज होता है, नेस्लर सिलेंडर बोलते हैं, उसमें यूज होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, फेरस सल्फेट है, ये सब आप क्लास 12 में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो। कैटायन का टेस्ट अलग होता है, एनायन का टेस्ट अलग होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करना होता है, ठीक है। फिर सेम है यहाँ पे, टेस्ट फॉर प्यूरिटी होता है, बेंटोनाइट पाउडर के लिए यूज करते हैं, ये सब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल के लिए, ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें भी जो बुक्स हैं, ए आई वोगल की बुक होती है, ठीक है, एम एल स्लॉक की इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बेंटले डाइवर्स की टेक्स्ट बुक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए, आनंद चटवाल ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इस तरीके की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आता है सिलेबस, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यार बी फार्म फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, थ्योरी थ्योरी भी होती है इसकी और प्रैक्टिकल भी होती है। और इसमें नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है। 5 यूनिट इसमें भी रहते हैं, डिफरेंट तरीके के कम्युनिकेशन स्टाइल्स, बेसिक लर्न। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल वाला सब्जेक्ट है ना, इसका कुछ डीआई और जीपैट के एग्जाम से कुछ लेना लेना देना नहीं है, मतलब इससे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं एज सच, बट आप यदि इसको सीरियसली पढ़ोगे तो आपके बोलने में, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आपके बोलने के तरीके में, आपके कम्युनिकेट करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आएगी, 100% इम्प्रूवमेंट आएगी। ये प्रैक्टिकल होता है उसी से रिलेटेड, जिसमें लोगों से मिलना, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ये सारे कुछ आती है। इफेक्टिव राइटिंग क्या है, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, ये सारे कुछ आती है। इसका एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, बट आपको थ्योरी थ्योरी का एग्जाम देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिमीडियल बायोलॉजी। देखो रिमीडियल बायोलॉजी यार सेम, रिमीडियल बायोलॉजी ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो बच्चों का 12th में मैथ रहता है। जैसा कि आपको पता है कि बी फार्म सारे लोग कर सकते हैं जिनका मैथ्स है, वो भी, और जिनका बायो है 12th में, तो पीसीएम के साथ भी आप बी फार्म कर सकते हो, और पीसीबी के साथ भी आप बी फार्म कर सकते हो। तो जिनका जो बायो है उन्हें पढ़ाया जाता है रिमीडियल मैथ, और जिनका
मैथ्स होता है उन्हें पढ़ाया जाएगा रिमीडियल बायोलॉजी। ठीक है, तो रिमीडियल बायोलॉजी का सिलेबस बहुत सिंपल होता है जो आप क्लास 11 में पढ़ते हो। सेम देखो टाइटल भी वही है, पहला एनसीईआरटी का चैप्टर होता है लिविंग वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी लिविंग वर्ल्ड है। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो सेम वही है। ठीक है, जैसा जैसा वहाँ पे पढ़ना है, और इसमें देखो कुछ कुछ चीज़ ना आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन है ना, एंड ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है सेम टू सेम एनसीईआरटी के सिलेबस है, वही आप पढ़ लेंगे। जो मतलब जिनका मैथ्स है वो सिर्फ क्लास 11 के एनसीईआरटी की वन शॉट वीडियो यदि देख ली कहीं से, तो उनके ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारे कुछ है। नेक्स्ट है देखो यूनिट 4 प्लांट एंड मिनरल्स के बारे में बताया गया, तो ये रिमीडियल क्या बोलते हैं, रिमीडियल बायोलॉजी किन्हें किन्हें पढ़ना है, जिनका मैथ्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, सेम है यहाँ पे रिमीडियल मैथ, देखो रिमीडियल बायोलॉजी का प्रैक्टिकल भी होता है, सही बात है, रिमीडियल बायोलॉजी का प्रैक्टिकल भी होगा, सिंपल प्रैक्टिकल से। ठीक है, अब रिमीडियल मैथ्स आता है, रिमीडियल मैथ्स में वही सिलेबस है जो क्लास 11 का मैथ्स का कुछ सिलेबस होता है, पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिदम, फंक्शन, ये सब पढ़ना। ये सब किसी डीआई वीआई के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट हाँ ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज के एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आर एस अग्रवाल की बुक आती है, वो पढ़ लोगे हो जाएगा। तो ये था, दैट्स ऑल फॉर semester 1 guys. Similarly we will make semester and wise analysis of all the syllabus of the PCI। ठीक है, मतलब पीसीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब बी फार्म का सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक का एनालिसिस हम यहाँ पे लेके आएंगे। और यार देखो, आपका यदि बी फार्म में एडमिशन हो गया है तो अब आपको ना फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है बी फार्म के बाद। दो चीज़ें होती है, मैं भी नीट देने के बाद ही मतलब गया था, नीट में सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं बी फार्म ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो सबके मन में कन्फ्यूजन रहता है, कहीं न कहीं बुरा लगता है कि यार एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे थे, एमबीबीएस नहीं मिला, बी फार्म मिल गया। तो दो तरीके का माइंडसेट यहाँ से आप डेवलप कर सकते हो यार, कि बी फार्म जो है ना बहुत तगड़ा कोर्स है। ठीक है, और उसी तरीके से यदि आप इसको पढ़ रहे हो, उस तरीके से परस्यू कर रहे हो, तो आपका जीवन मतलब सफल है एक तरीके से। लेकिन यदि आपको मान लो कि टाइम पास के लिए एक डिग्री चाहिए, तो भाई बी फार्म मत करो, कुछ अच्छा कोर्स कर लो। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि कोर्स भी थोड़ा मतलब लोग बी फार्म कर रहे हैं बस सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए, तो कोर्स का इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है, समझ पा रहे हो, फिर बोले कि जॉब नहीं लगता है, ये नहीं होता है, बट ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है, अच्छे से पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना। इसके बाद देखो, बोलने का मतलब ये है कि यदि बी फार्म में रहना है तो अच्छे से रहो, और नहीं रहना है तो फर्स्ट ईयर में अपने आप को चांस दे सकते हो। फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास इनफ मौका रहता है, सिलेबस भी फेमिलियर है, तो यहाँ पे आप आराम से अपना सेमेस्टर को बैलेंस कर सकते हो। बहुत दूसरा चीज़ में ट्राई करना, मतलब मान लो कि जैसे जिसको नीट का तैयारी करना है वो नीट का तैयारी करते हुए भी अपना फर्स्ट सेमेस्टर निकाल सकता है। तो फर्स्ट ईयर में अपने आप को एक्सप्लोर करो, ठीक है, और सेकेंड ईयर से रिजिड हो जाओ, जो करना है इसी में करना, ठीक है। विद दिस नोट इस वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं, आगे मिलेंगे सेम एनालिसिस के साथ, सेम इसी तरीके से हर एक सिलेबस का एनालिसिस करेंगे हम लोग, और क्लासेस जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो ये था सेमेस्टर 1 का, इसमें जो भी केमिस्ट्री का पोर्शन था उसको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, और जल्दी वीडियोज़ हम लोग लाएँगे। साथ ही साथ जीपैट वालों के लिए भी कुछ ना कुछ, हमारा एक और चैनल है क्विज मास्टर करके, उस चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। उसके लिंक में आपको जीपैट और गेट का जो क्विज है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, डेली 10-10 क्वेश्चन का क्विज आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।